नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले देश भर में कोरोना का अपडेट जान लेते हैं। तो देश भर में कोरोना के 52,952 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। और वहीं मौतों की बात करें तो कोरोना से अब तक 1,783 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं इलाज के बाद 15,267 लोग ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र में तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में 16,758 केस हैं, 651 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में 6,625 संक्रमित, जबकि 396 लोगों की मौत हुई। देश में कुल मौतों का 35% पिछले सिर्फ और सिर्फ 6 दिनों में। देश में पिछले 10 दिनों में मौत के मामले जो है दुगने हो गए हैं। आज से विदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी शुरू हुई है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है। बुद्ध पूर्णिमा पर कोरोना योद्धाओं को पीएम ने सलाम भी किया है। और देखिए बिहार का अपडेट जान लेते हैं। बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 549 पहुंच गई है। बिहार में आज 7 नए मामले मिले हैं। सासाराम में एक मरीज जो है वो पॉजिटिव पाया गया है। किशनगंज, भागलपुर में भी नए मरीज मिले हैं। बिहार में अब तक 218 मरीज ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 5 और नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ से पलामू पहुंचे लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। पलामू आए 21 लोगों में से 5 पॉजिटिव हैं। 132 पहुंच गई है झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या। अकेले रांची से कोरोना के 94 मरीज। चले बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग कर कोरोना से बचाव के कार्यों की समीक्षा की है। बैठक में अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। प्रवासी मजदूरों की वापसी को लेकर ये निर्देश जारी किए गए हैं। प्रखंड स्तर पर क्वारंटीन सेंटर को मजबूत करने का निर्देश दिया गया है। वहीं पंचायत स्तरीय क्वारंटीन सेंटर को भी अपग्रेड करने का निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया है। तो देखिए, कोरोना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की है और मीटिंग में कोरोना से बचाव को लेकर जो काम किए जा रहे हैं उसकी समीक्षा की गई है। बाहरी राज्यों में फंसे बिहार के लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज अलग अलग राज्यों से 24 ट्रेनें बिहार आई। 4 अलग अलग स्टेशनों पर पहुंची ट्रेनों की तस्वीर में पहली तस्वीर आप देखिए मोतिहारी बापूधाम रेलवे स्टेशन की है, जहां कोटा से ट्रेन आई। तो दूसरी तस्वीर छपरा की, जहां सूरत से ट्रेन आई। तीसरी तस्वीर गया की है, जहां तेलंगाना से बीबी नगर से ट्रेन पहुंची। वहीं चौथी तस्वीर बेगूसराय जिले के बरौनी जंक्शन की, जहां सूरत से श्रमिकों को लेकर ट्रेन पहुंची। कल भी अलग अलग राज्यों से 10 से ज्यादा ट्रेनें बिहार आने वाली हैं। कोरोना संकट के बीच जो मजदूर बिहार आ रहे हैं, अब उन मजदूरों को रोजगार मुहैया कराने के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। सरकार का दावा है कि वो रोजगार दिलाने की कोशिश करेगी। वहीं आरजेडी ने इस दावे पर तंज कसा है कि प्रवासियों का जो मेधा है, जिसका इस्तेमाल देश के विभिन्न राज्यों में हो रहा था, तो उनका स्किल सर्वे कराएंगे और स्किल सर्वे में उनका जो मेधा का विभिन्न प्रक्षेत्र है उसकी चर्चा है उसमें, जिससे उनको रोजगार दिया जा सके। और इसका महत्वपूर्ण पक्ष है, सड़क निर्माण कार्य शुरू है, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। मनरेगा में एक्टिव हमारे मजदूर जो हैं वो करीब 32 लाख हैं, तो उनको भी इंगेज करना और बाहर से भी जो हमारे मजदूर भाई आएंगे, तो दोनों ही काम। देखिए, चिंता हम लोगों को जान की भी है और जहान दोनों बचाने का जो मंत्र मोदी जी ने दिया है उसका पालन बिहार की सरकार कर रही है। लेकिन जो मजदूर यहाँ है, श्रमिक है, उसको तो ये काम दे नहीं सके और न फैक्ट्रियां बैठी यहाँ और रोजगार का सृजन भी नहीं हो पाया। सरकार चूंकि चुनाव आई है तो घोषणा कर रही है, इसके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। अब चलिए समझते हैं कि प्रवासी मजदूरों पर आखिर यह सियासत क्यों हो रही है बिहार में। तो बिहार में जो आंकड़ा है
50 लाख से ज्यादा मजदूर के आने का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, यह अनुमान सिर्फ इसलिए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका यह अनुमान है कि 50 लाख उनकी संख्या हो सकती है। मनरेगा को छोड़कर राज्य में रोजगार का कोई बड़ा साधन नहीं है और मनरेगा में पहले से ही 35 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद ये लोग आएंगे तो कैसे इनको रोजगार मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। मौजूदा व्यवस्था में कौशल के आधार पर रोजगार देना थोड़ा मुश्किल है और बिहार में कोरोना के अलावा बाढ़ और सुखाड़ भी बड़ी समस्या बनी हुई है। बढ़ते आगे, इस सियासत के बीच दूसरे राज्यों से बिहार ट्रेनें भी आ रही हैं। आज बिहार के खगड़िया से तेलंगाना के लिए खुली ट्रेन में बिहार के मजदूर ही सवार थे जो राइस मिल में काम करने के लिए तेलंगाना जा रहे हैं। लेकिन मधुबनी के हरलाखी में मध्य प्रदेश के कई आदिवासी परिवार पिछले 1.5 महीने से फंसे हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में पड़ने वाले बेरखेड़ी गांव के आदिवासी परिवारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कुल्हाड़ी, कुदाल और हथौड़ी बनाकर गुजर बसर करने वाले ये सभी लोग एमपी के सागर जिले के राहतगढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। लेकिन कोरोना बंदी के इस दौर में कामकाज बंद हो जाने से इन परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि स्थानीय प्रशासन की ओर से इन परिवारों को 1-2 बार राशन उपलब्ध कराया गया है, लेकिन उनका मानना है कि वो कब तक प्रशासन के ऊपर बोझ बनकर रहेंगे, लिहाजा वो किसी तरह वापस अपने घर यानी मध्य प्रदेश लौट जाना चाहते हैं। हम लोग वो टंगाड़ी अंगाड़ी बनाती है, छेनी हथौड़ी लोहा बनाती और अपने घर जाना चाहते हैं। घर जाना चाहते सरकार। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, धंधा पानी नहीं चलाया था, जो कि थोड़ा बहुत कमाया था वो 1.5 महीने के अंदर खा लिया। पीने का, हमारे रहने का और कुछ व्यवस्था नहीं है। बाल बच्चा ऐसा ही पड़ा, अब घर जाने का चाह रहे हम लोग। कोरोना बंदी के इस मुश्किल दौर में दूसरे प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके गृह जिले में भेजने का काम जोर शोर से जारी है। ऐसे में हरलाखी के बैल बाजार में नाउम्मीदी का सितम झेल रहे मध्य प्रदेश के इन आदिवासी परिवारों को भी अपने गृह प्रदेश लौटने की उम्मीद बंधी है। न्यूज 18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। देखिए, कोरोना संकट में इन दिनों आप हमेशा सुन रहे होंगे कि आज बिहार के लिए इतनी ट्रेनें खुलेंगी, आज बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर वापस आएंगे। लेकिन आपने शायद ये सुना होगा कि आज बिहार से इतने लोग दूसरे राज्य भेजे जाएंगे। तो ऐसे में कुछ लोग जम्मू कश्मीर के भी हैं जो पटना में फंसे हैं और जल्द से जल्द अपने घर वापस लौटना चाहते हैं। कोरोना काल में अपने परिवार और अपने घरों से दूर होने का दर्द केवल बिहार ही नहीं झेल रहा है, राजधानी पटना में भी दूसरे राज्यों से आए कई लोग फंसे हुए हैं। ऐसे ही कुछ लोग जम्मू कश्मीर से हैं जो न्यूज 18 से अपना दर्द बयां कर रहे हैं। खाने के लिए पैसा नहीं है, वहाँ घर में सब बच्चे परेशान हैं, बीवी परेशान है, किसी किसी के तो घर के लोग बीमार है, तो कहीं से कुछ कनेक्शन नहीं है। तो बच्चे भी अस्पताल में हैं, हमको यहाँ से निकाल दीजिएगा। इनकी संख्या 17 से 18 लोगों की है। ये लोग हर साल ठंड के सीजन में कश्मीरी गर्म कपड़े बेचने पटना आते हैं। इनका आरोप है कि बिहार सरकार इनकी गुहार पर ध्यान नहीं दे रही है। एसडीएम साहब बोला कि कश्मीरी बाबू हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप जहां हैं वहीं रहिए, जबकि वहां पर हमको एक पुलिस का विभाग आदमी बोला कि आप निकलिए, यहाँ क्यों आए हैं। मुख्यमंत्री जी, कम से कम इनके बारे में सोचिए। आपके मजदूर देश दुनिया में जहां भी फंसे हैं आप बिहार बुला रहे हैं, लेकिन कुछ कश्मीरी जो है वो पटना में फंसे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार उनको उनके घर तक पहुंचा दे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 पटना। तो आखिर दूसरे राज्यों के लोगों की बिहार से घर वापसी क्यों नहीं हो रही है, बड़ा सवाल है। इसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं। यह आसान नहीं है क्योंकि दूसरे राज्यों के लोग बिहार में बहुत कम संख्या में हैं और कम लोग अगर होंगे तो ऐसे में स्पेशल ट्रेन चलाना थोड़ा मुश्किल है। बिहार में कोरोना के कम मामले, इसलिए वो यहां पर सुरक्षित है ऐसा भी माना जा रहा है और अपने खर्चे पर घर जाना तो शायद मुमकिन नहीं होगा क्योंकि बेहद महंगा है। लॉकडाउन तक आवागमन की कोई प्रक्रिया आसान नहीं होगी तो मुश्किल है कि वो अपने घर ऐसे में पहुंच जाए बिना सरकारी मदद के। चलिए बढ़ते आगे। कोरोना संकट के बीच एक अच्छी खबर भी आई है। अगले कुछ दिनों में बिहार में भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत हो जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दावा किया कि इससे कोरोना का इलाज आसान हो जाएगा। बिहार में भी प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत के लिए पटना में जो एम्स संस्थान है उसने आईसीएमआर को आवेदन दे रखा है और एम्स के अंदर जो चिकित्सकों की टीम है जो इस उपचार को करने की योग्यता रखती है, उन लोगों ने आईसीएमआर से संपर्क बनाया हुआ है।
कल भी विस्तार से आईसीएमआर के लोगों से पटना एम्स की टीम की चर्चा हुई है और मैं समझता हूं कि शीघ्र ही पटना एम्स को आईसीएमआर से इसकी अनुमति मिल जाएगी और तब इस थेरेपी से पटना में भी इलाज शुरू हो पाएगा। और इस प्लाज्मा थेरेपी की बात तो हो रही है, लेकिन क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी, ये भी समझना बेहद जरूरी है। कोरोना से इलाज में प्लाज्मा थेरेपी काफी कारगर बताई जा रही है। प्लाज्मा थेरेपी में एंटीबॉडी का इस्तेमाल होता है। एंटीबॉडी के असर से वायरस जो है वो कमजोर होता है और कोरोना से जो लोग ठीक हो चुके हैं उन लोगों के प्लाज्मा से इलाज होता है। प्लाज्मा थेरेपी होने से मरीजों के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है और अगर ऐसा बिहार में हुआ तो यह भी माना जा रहा है कि जो ठीक हो रहे लोगों की संख्या है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। एक दूसरी अच्छी खबर, पटना में शुक्रवार से दुकानें खुलेंगी। डीएम कुमार रवि ने बताया कि शर्तों के साथ सप्ताह में 3 दिन दुकान खोलने की इजाजत दी गई है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दुकानें खुलेंगी। डीएम ने अपील की है कि वो दुकानों पर भीड़ ना जुटाए, दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें और साथ ही दुकान खोलने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाह से भी बचने की उन्होंने सलाह दी है। दुकानें खोलने के संबंध में बिहार सरकार गृह विभाग के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है। उसके अनुपालन हेतु यहाँ पर पटना के अंदर 3 दिनों के लिए अनुमति दी गई है, अल्टरनेट डे पर, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। और इन तीनों दिन ही दुकानें खुलेंगी। प्रातः 6 बजे से संध्या 6 बजे तक जो पूर्व से निर्धारित समय है उसी समय ये एस्टैब्लिशमेंट खोले जाएंगे और जो भी दुकानें हैं वो शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके अतिरिक्त शॉपिंग मॉल्स, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स। और अब आज झारखंड की करते हैं। झारखंड में आज कोरोना के 5 और मरीज मिले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ से पलामू 21 लोग पहुंचे थे और इनमें से 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या अब झारखंड में 132 हो गई है। बाहरी लोगों से फैले संक्रमण के बाद सिमडेगा के लोगों की चिंता बढ़ गई है क्योंकि यहां भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। बीते 2 दिनों से अलग अलग जगहों से लौटे सैकड़ों लोग सिमडेगा के कई गांवों में होम क्वारंटीन किए गए। इनमें से ज्यादातर लोग रेड जोन से आए, जिसके बाद लोगों के मन में डर बैठ गया है। धीरे धीरे करके इन सभी मजदूरों के सैंपल इकट्ठा किए जा रहे हैं। कल जहां सैंपल कलेक्ट कर 23 लोगों को महिला कॉलेज में क्वारंटीन किया गया, वहीं आज 25 लोगों को रखा गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इसमें से 93 ऐसे लोग जो रेड जोन से आए थे वो बिना अपना सैंपल दिए गांव लौट गए। अब स्वास्थ्य विभाग के लिए इनकी जांच करना चिंता का सबब बना हुआ है। वहीं आम लोग भी मामले को लेकर बेहद परेशान हैं। तो कुछ लोग आए, उसका हम लोग ब्लॉक में भेज करके घर घर से सैंपलिंग करवा रहे हैं। आज गया हुआ टीम हमारा और उम्मीद है कि कल उसका सैंपल हम लोग रांची भेज देंगे, देखा जाए। वहीं इस पूरे मामले पर कोलेपीरा के विधायक लगातार प्रशासन और सरकार का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक का कहना है कि मजदूर जिन क्षेत्रों से आ रहे हैं वहां पहले से उनकी जांच की जा चुकी है। ऐसे में हम उसी जांच को आधार बना रहे हैं। जो परमिशन मिलता है, जो सेंट्रल का गाइडलाइन के तहत जहां से वे चलते हैं वहीं पर उनका जांच हो जाती है एक बार प्राथमिक तौर पर। तो हम तो उसी जांच पर आश्रित हैं और उसी जांच पर भरोसा करते हैं, क्योंकि जहां जांच हो रही है वहां भी हमारे सरकारी तंत्र के द्वारा ही किया जा रहा है। अब जहां एक तरफ प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा कोरोना को परास्त करने में जुटा है, वहीं सिमडेगा के विधायक हैं जिनका मानना है कि रेड जोन से आए मजदूरों की एक बार हुई टेस्टिंग काफी है। हालांकि खुद मजदूरों को ये समझना चाहिए कि उनकी ये लापरवाही बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। सिमडेगा से श्रीराम की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में जिले से बाहर जाने वालों के लिए पास बनाना किसी जंग से कम नहीं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बावजूद समय पर पास नहीं बन पा रहा है और ऐसे हालत में जिला परिवहन कार्यालय में उमड़ रही भीड़ से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ रही हैं। कोरोना बंदी ने वैसे लोगों की परेशानी बढ़ा दी है जिन्हें आपात स्थिति में जिले से बाहर से निकलना है। रांची जिला परिवहन पदाधिकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे राजेश और यूपी के अब्दुल्ला खां बताते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर उनके जैसे कई लोगों ने मेल के जरिए पास के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी तक कार्यालय की ओर से उन्हें जवाबी मेल नहीं मिला है। तीसरा दिन है चक्कर काटते हुए
कभी बोला जाता है कि ऑनलाइन आप सबमिट कीजिए, सारा पेपर बन जाएगा, मेल कर दिया जाएगा, मगर अभी तक ना मेल उसका हो रहा है ना वो लोग मेल बना के भेज रहे हैं। मेरी वाइफ के हार्ट पेशेंट है, 75% ब्लॉकेज है, अस्थमा और ट्यूमर सर है, और सब लोगों को सब मेरे घर जाना है सर, यूपी फतेहपुर, और बहुत परेशानी से पास नहीं बन पा रहा है। वहीं रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी ने तकनीकी खामियों को परेशानी की वजह बताया। उन्होंने कहा कि अब नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जा रहा है, जिससे लोगों की सभी परेशानी दूर हो जाएगी। कल से लोगों को सुविधा होने लगेगी और पास अपने घर बैठे वो अप्लाई करेंगे, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम लोग कोशिश करेंगे कि 24 घंटे के अंदर उनको पास मिल जाए। और लोगों से यही अनुरोध है कि अगर वो कहीं जा रहे हैं तो कम से कम एक दिन पहले अप्लाई कर दें, ताकि उनको पास समय पर मिल जाए। डीटीओ कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए लोगों से ऑनलाइन आवेदन ही मांगा जा रहा है। वहीं लोगों को रवानगी की तारीख से एक दिन पहले पास के लिए अप्लाई करने की सलाह दी गई है। उम्मीद यही है कि नया सॉफ्टवेयर जरूरतमंदों के सफर को आसान बनाएगा। रांची से ओम प्रकाश के साथ संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और इधर कोरोना के संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को संबोधित किया। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर अपने वर्चुअल संबोधन में पीएम ने कहा कि संकट की घड़ी में मानवता का भगवान बुद्ध का संदेश कोरोना से लड़ने की ताकत देता है। भगवान बुद्ध का संदेश हमारे जीवन में निरंतर प्रवाहमान रहा है। ये सिर्फ इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि बुद्ध सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक पवित्र विचार भी है। एक ऐसा विचार जो प्रत्येक मानव के हृदय में धड़कता है, मानवता का मार्गदर्शन करता है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। भारत में, भारत के बाहर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, विश्व के हर कोने में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति अभिनंदन का पात्र है, नमन का पात्र है। प्रत्येक जीवन की मुश्किल को दूर करने के संदेश और संकल्प ने भारत की सभ्यता को, संस्कृति को हमेशा दिशा दिखाई है। भगवान बुद्ध ने भारत की संस्कृति और इस महान परंपरा को बहुत समृद्ध किया है। वो अपना दीपक स्वयं बने और अपनी जीवन यात्रा में दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करते रहे। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसे लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े मेरठ से सीनियर फिजिशियन डॉक्टर वीरोत्तम तोमर। उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और सभी की आशंकाओं को दूर भी किया। हेलो डॉक्टर, मैं शिखा पटना से बोल रही हूँ। मेरा ये सवाल है कि आज के समय में फल, दूध और सब्जी का इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। नमस्कार, मेरा नाम संजय मेहता है, मेरी उम्र 36 साल है। मैं मंदसौर जिले के दलोदा ग्राम से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि देश में कोरोना वायरस के मरीज की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में खान पीन को लेकर क्या एहतियात बरतना चाहिए, खास करके फल, सब्जी, दूध को लेकर? नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है, मैं ग्वालियर से हूँ, मेरी उम्र 25 वर्ष है।
कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। खासकर खाने पीने को लेकर क्या एहतियात बरता जाए, जैसे दूध, सब्जी, फल आदि को लेकर। मेरा नाम शिप्रा शर्मा है। कोरोना वायरस के चलते खाने पीने की चीज़ों को लेकर काफ़ी कंफ्यूजन है, जैसे दूध, सब्जी, फल। कृपया आप मुझे ये बताएं कि इन सबको कैसे इस्तेमाल किया जाए। रूटीनली हम जो अपना हाइजीन हम रखते हैं, जो अपनी जो भी सब्जी खरीद रहे हैं, एक तो जो सब्जी खरीदने वाले से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, वो भी डिस्टेंस 1 से 2 मीटर का होना चाहिए। और जब आप उस सब्जी को ले लेते हैं तो जिस बर्तन में आपने लिया है उसको प्रॉपर्ली वॉश करें। सब्जियों को भी बहुत अच्छी तरह से धोएं। जो पोटेशियम परमैंगनेट आता है थोड़ा सा, उसको जिसमें पिंक हो जाए, एक दो दाना उसका 4-5 लीटर पानी में रखें और उसको उसमें थोड़ी देर के लिए उसको अच्छी तरह से वॉश करके और उसको सुखा लें। उसके बाद सब्जियों को प्रॉपर्ली कच्ची सब्जियों को कम से कम प्रयोग करें खाने में, और उसको पका कर ज़्यादातर खाना जो है उसको खाएं। और कोई भी सामान हम फ्रिज के अंदर ज़्यादा ना रखें या उसको दोबारा यूज़ ना करें कि एक बार बना लिया और अगले दिन खा रहे हैं। जितना खाना है, थोड़ा खाना है, उसको उतनी मात्रा में बनाएं और साथ साथ खा के उसको ख़त्म करें। दूध की बात जैसा तक आपने बताई है, दूध को अगर आप प्रॉपर्ली उबाल ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ले सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह के साथ साथ एक गुजारिश आपसे कि आप अपने घर पर रहें, लॉकडाउन का पालन करें, खुद सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार। इस न्यूज़ हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली।